नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट सीरीज़, जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेगा साहित्य, व्याकरण और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही वीडियो में, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 1। अपनी सीरीज को शुरू करते हैं, एक नए सिरे से शुरू करते हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या में 1 में क्या है कि इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। तो बताइए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है। आप लोग अपना आंसर भी देते रहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे कि आप कितने स्कोर किए हैं, कितना सही है, कितना गलत है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, ऑप्शन ए है वर्णानुक्रम, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति की समाजशास्त्रीय पद्धति। तो बताइए, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए आपके क्वेश्चन हैं, आए हुए प्रश्न है ये। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है 3। जो आपकी विधेयवादी पद्धति है वो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है। अब आपको ये ध्यान देना और ज़रूरी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है इसी पद्धति पर लिखा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इतिहास लेखन की कितनी पद्धतियाँ हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे 4 पद्धतियाँ हैं। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति और एक पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। ये 4 पद्धतियाँ होती हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का आपका ऑप्शन 3 सही होता है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। तो बताइए, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन सी पादरी FEK या ऑप्शन 4 पादरी एडविन ग्रिप्स। तो बताइए, इन चारों में से स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं। जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक आपके हैं, आपका ऑप्शन 4 सही होता है, पादरी एडविन ग्रिप्स जो हैं वो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। और इन्होंने क्या कहते हैं, ये किस भाषा में लिखा था। ये आंग्ल भाषा पे में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के ये लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिप्स। अगर पूछ लिया गया किस भाषा में लिखा गया है, तो आंग्ल भाषा में लिखा गया है। तो ये प्रश्न 2 का ऑप्शन 4 आपका सही होता है। और अगर पूछ लिया गया कि पादरी FEK किसके लेखक हैं, इन्होंने क्या लिखा था, तो ये क्या लिखे थे, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या लिखे थे, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ये कौन लिखा था, पादरी FEK ने लिखा था अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन लिखा था, पादरी एडविन ग्रिप्स, आंग्ल भाषा में। तो ये आपको प्रश्न 2 आपको समझ में आया, इसका आंसर होता है ऑप्शन 4। अब प्रश्न 3 है कि किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया। तो बताइए,
किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो ये सबको पता है कि इसके लेखक कौन है, जॉर्ज गेयर्सन है। अब हिंदी में इसका अनुवाद किस नाम से किया गया? आपका ऑप्शन ए है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ऑप्शन 2 है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 3 है दोनों सही है, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? बताइए। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने किया। और किसने किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया। अच्छा, पूछ लिया जाए इसमें से कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो बताइए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? जवाब दीजिए आप लोग। अब आप लोग बताइए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए मुझे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है। अब आपका क्वेश्चन 4 देखते हैं कि किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका कितने खंडों में है? तो बताइए किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति जो है सूरसागर की टीका कितने खंडों में है? तो ये कितने खंडों में है? तो ये आपका 4 खंडों में है। अब ये भी आ सकता है कि सूरसागर की टीका किसने लिखा? तो किशोरी लाल गुप्त ने लिखा। और कितने खंडों में है? 4 खंडों में। तो क्लियर हुआ, प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन 3 आपका सही होता है। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? 1857 से 1900, कि 1868 से 1893, कि 1800 से 1850, या 1850 से 1885। तो इन चारों ऑप्शन में बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? 1868 से 1893, ऑप्शन 2 सही होता है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आ गया कि द्वितीय उत्थान का समय सीमा क्या है? तो द्वितीय उत्थान का समय सीमा क्या है? यहाँ देखिए, द्वितीय उत्थान, द्वितीय उत्थान का समय सीमा क्या है? 1893 ईस्वी से 1918, 1893 से 1918 ईस्वी। क्लियर हुआ? अगर इसको संवत में पूछ लिया जाए प्रथम उत्थान का समय, तो संवत में क्या होता है? 1925 से 1950 प्रथम उत्थान, और द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रम संवत, विक्रम संवत। तो ये आपको क्लियर हुआ कि प्रथम उत्थान 1868 ईस्वी से 1893, द्वितीय उत्थान 1893 से 1918 तक। तो क्लियर हुआ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 माना। अब प्रश्न संख्या 7 है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? तो किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? ग्रियर्सन ने, मिश्रबंधु ने, हरिऔध ने, कि श्याम सुंदर दास ने? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन बी सही होता है। मिश्रबंधु ने अपने साहित्य इतिहास के लेखक में काल विभाजन में कवियों का नाम किया। मिश्रबंधु ने कितने कवि माने हैं? जो मिश्रबंधु हैं उन्होंने अपनी कृति मिश्रबंधु विनोद में 5000 कवियों का उल्लेख किया है, 5000 कवियों को स्थान दिया है।
तो सबसे ज़्यादा कवियों का नाम मिश्र बंधुओं ने किया है, और किस में किया है पूछ लिया जाए तो मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का उल्लेख किया है। क्लियर हुआ? तो आपका प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन 2 सही होता है। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये कथन किसका है, किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि श्याम सुंदर दास ने, कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? तो आंसर दीजिए, ये कथन किसने कहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बहुत गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप प्रदान किया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये कथन किसका है? ये कथन बताइए किसका है? ये कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन 2 सही होता है। अब प्रश्न संख्या 9 है, तुलसी सूरदेव किस में आते हैं? बृहत्त्रयी में आते हैं, कि लघुत्रयी में आते हैं, कि मध्यत्रयी में आते हैं, कि इसमें से कोई में नहीं आते? तो बताइए, तुलसी सूरदेव किस में आते हैं? तो तुलसी सूरदेव आपके कौन सा ऑप्शन सही होता है? आपका ऑप्शन 1 सही होता है, बृहत्त्रयी में आते हैं। अच्छा, पूछ लिया गया कि लघुत्रयी में कौन आता है? तो लघुत्रयी में क्या कौन आता है आपके? मतीराम आते हैं, चंद्रवरदाई आते हैं और हरिश्चंद्र आते हैं। और अगर मध्यत्रयी में पूछ लिया गया कौन आता है, तो भूषण, केशव और बिहारी। तो भूषण, केशव, बिहारी मध्यत्रयी में आते हैं, तुलसी सूरदेव बृहत्त्रयी में आते हैं, और मतीराम, चंद्रवरदाई, हरिश्चंद्र लघुत्रयी में आते हैं। और ये सब कवि कौन है? ये हिंदी नवरत्न ग्रंथ में वर्णित नवरत्न कवि हैं। तो क्लियर हुआ? प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन 1 सही होता है। अब प्रश्न संख्या 10 है, पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं कि पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को कहा? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, कि आधुनिक काल को? तो बताइए, पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काल को कहा? तो आपका ऑप्शन 2 सही होता है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। अच्छा, अब आपसे पूछ लिया गया कि आदिकाल को क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? तो आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा है, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्लियर हुआ? प्रश्न संख्या 10 का आपका ऑप्शन 2 सही होता है। अब प्रश्न संख्या 11 है, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का क्या नाम था? राजा जय सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा विक्रमादित्य, की राजा नल सिंह? तो प्रश्न संख्या 11 का आपका ऑप्शन 4 सही होता है, राजा नल सिंह ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता हैं। और ये किसकी रचना है बताइए? तो ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? तो ये कल्लोल की है। किसकी है? कल्लोल की। आगे है प्रश्न संख्या 12, गोरखनाथ का समय नवी शती है, यह मान्यता किस विद्वान की है? तो बताइए, गोरखनाथ का समय नवी शताब्दी किसने माना? रामकुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, की डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़हत्वाल? तो इन चारों ऑप्शनों में से बताइए
कि गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी किसने माना है? तो आपका ऑप्शन 3 सही होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी माना है, जबकि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़त्वाल ने कौन सी शताब्दी माना है? 11वीं शताब्दी माना है। और राहुल सांकृत्यायन ने कौन सी शताब्दी माना है? 13वीं शताब्दी सती माना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये सारा आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गोरखनाथ का समय 9वीं शताब्दी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, 11वीं सदी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़त्वाल ने माना है और 13वीं सदी राहुल सांकृत्यायन ने माना है। क्लियर हुआ? प्रश्न संख्या 13 है, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? बताइए, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, कि हिंदी साहित्य की भूमिका, या कोई नहीं? तो प्रश्न संख्या 13 का आपका ऑप्शन 2 सही होता है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक का आपका क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 14 है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? अभी हमने क्या पढ़ा था? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु ने, कि रामचंद्र शुक्ल ने, कि गणपत चंद्रगुप्त ने? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? बताइए। तो आपका ऑप्शन 4 सही होता है कि गणपत चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा, और जबकि मिश्र बंधु ने क्या कहा था? आरंभिक काल कहा था। क्लियर हुआ? आज का 15वां क्वेश्चन है कि पंच पांडव चरितरास किसकी रचना है? नेमिनाथ की, शालिभद्र सूरी की, कि मुनि जिन विजय की, कि आशुगु की? तो बताइए, पंच पांडव चरितरास किसकी रचना है? तो पंच पांडव चरितरास किसकी रचना है बताइए? तो ये ऑप्शन 2 सही होता है, शालभद्र सूरी की पंच पांडव चरितरास रचना है। अब प्रश्न संख्या 16 है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? चंदन बाला रास, बसंत विलास, नेमिनाथ रास, कि भरतेश्वर बाहुबली रास? तो बताइए, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भरतेश्वर। तो आपका ऑप्शन डी सही होता है कि भरतेश्वर बाहुबली रास जो है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। अब आगे का क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, मुनि जिन विजय ने किस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुनि जिन विजय ने किस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? चंदन बाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमतिगढ़ रास, या नेमिनाथ रास? तो आपका भरतेश्वर बाहुबली रास ऑप्शन 2 सही होता है। मुनिजिन विजय ने इस ग्रंथ को, भरतेश्वर बाहुबली रास को, हिंदी साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? प्रश्न संख्या 18 है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सर हापा को माना है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन A1 सही है। और ये सिद्धों में सबसे पुराने हैं। सरहपा जो हैं वो सिद्धों में सबसे पुराने हैं। इन्हें सरहपाद भी कहा गया है। ठीक है, इन्हें सरहपाद भी कहा गया है। और सरहपा कौन है? वो सहजयान के प्रवर्तक हैं। क्या है? सहजवान के प्रवर्तक हैं। तो क्लियर हुआ, रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। अब प्रश्न संख्या 19 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई में उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? आपका ऑप्शन 2 सही होता है, श्रृंगार रस है। और इस पंक्ति को किसने लिखा था? तो ये पंक्तियाँ मीराबाई की हैं।
किसकी है? मीराबाई की। तो इसमें श्रृंगार रस है। प्रश्न संख्या 20 है कि चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो बताइए, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? उत्पत्तिवाद, अनुमतिवाद, अभिव्यंजनावाद की मुक्तिवाद? तो चित्र तुरंग न्याय का संबंध आपका अनुमतिवाद से है। आपका ऑप्शन 2 सही होता है। अब प्रश्न संख्या 21 है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध द्वंद्व कौन सा, छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो बताइए, सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? पधर, रास, इहा की कड़वक? तो आपको पता होगा कि कड़वक जो है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। सुप्रसिद्ध छंद कड़वक है। तो ये रहे आज के टोटल 21 क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस सेट सीरीज में। कैसा लगा आज का प्रश्न? अगर आपको प्रश्न अच्छा लग रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही एक ही करके मैं आपका ग्रामर और हिंदी साहित्य दोनों ही तैयार कर दूंगी। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इसमें आए होंगे। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।